डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु प्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आप सभी का बीए पार्ट सेकंड अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह है ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, गांवों, कस्बों, उद्योगों एवं हस्तकलाओं का स्वरूप और संगठन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत की पावन भूमि, शस्य श्यामला भूमि संपन्न थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी और विश्व के कई देशों के मुकाबले काफ़ी उन्नत थी। डॉक्टर बीबी सिंह इस संबंध में कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में भारत एक अधिकतम धनी देश था। यह एशिया की कृषि जननी और सभ्यता का औद्योगिक निर्माण गृह था। भारत इतना अधिक संपन्न था कि उस समय भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन इन्होंने यूनानी यात्रियों के प्रदत्त ब्यौरे के आधार पर लिखा कि भारत एक बहुसंख्यक देश होते हुए भी समृद्धि के उच्चतम शिखर पर था। इसमें विदेशी व्यापार के लिए अनगिनत व्यावसायिक केंद्र तथा बंदरगाह थे। प्रत्येक परिवार के पास रेशम, जवाहरात तथा आभूषण के भंडार थे। कृषि की दशा उन्नत, जनता अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार थी तथा देश का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। इसी तरह से मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने यह कहा कि सिकंदर के आक्रमण के कई शताब्दी पूर्व से ही भारत की जनता उच्च कोटि की संपन्नता का जीवन जी रही थी और यह स्थिति मुगल साम्राज्य के पतन काल यानी कि करीब लगभग 18वीं शताब्दी तक यथावत बनी रही। इसी तरह से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जिनकी हम जानते हैं फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी में भारत कृषि में धनी, उन्नत और उद्योगों में संपन्न देश था। विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों और लेखकों के इन कथनों से हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में भारत अधिकांश यूरोपीय देशों से कहीं अधिक संपन्न और उन्नत देश था। भारत में निर्मित वस्तुएं अपनी कला और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी। भारत के दस्तकारों और बुनकरों की कला और उनकी दक्षता की जो धाक है वो जमी हुई थी। पशुधन का विकास इतना अच्छा और इतना अधिक था कि यह कहा जाता था कि भारत में तो दूध दही की नदियाँ बहती हैं। और आज जिनको हम आधुनिकता और विकास की दृष्टि से जिन पश्चिमी राष्ट्रों को हम बहुत विकसित और आधुनिक मानते हैं, उन राष्ट्रों में जब जंगली जातियां रहती थी उस समय भारत अपने श्रेष्ठ और कलात्मक सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था और यहाँ की ढाका की मलमल इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी लोकप्रिय थी, कहा जाता है कि उसका जो एक थान था वह एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था। इतना झीना, इतना बारीक था कि उसकी कई तहें लगाकर भी जो है उसमें से देखा जा सकता था। तो भारत जो है हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व बहुत ही अच्छी अवस्था में था। अब सबसे पहले इसमें हम लेते हैं ए पॉइंट
जिसमें गांवों का संगठन एवं संरचना। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह आत्मनिर्भर थी और साधारण श्रम विभाजन पर आधारित थी। किसान खेती करते और पशुपालन का कार्य करते थे, जबकि बुनकर, कुम्हार, सुनार, सुथार, नाई, धोबी, चिकित्सक अपने परंपरागत वंशानुगत कार्यों को करते थे और उनकी सेवाओं का भुगतान फसल आने पर अनाज आदि के रूप में किया जाता था। ग्रामीण समुदाय अपने कार्य, मनोरंजन एवं खुशी के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र थे। गांवों पर बाहरी सत्ता हिंदू राजा या मुस्लिम नवाब के प्रतिनिधि के रूप में मुखिया या लंबरदार संभालते थे। उनको कृषि उत्पादन का 1/6 से 1/3 भाग और कभी कभी 1/2 भाग भी भू राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था। गांवों में मुख्यतः 3 वर्ग थे। उसमें सबसे पहला था कृषक वर्ग, जिसमें कि किसान खेती करते थे। दूसरा वर्ग था दस्तकारों का वर्ग, जो गांव के सेवक के रूप में कार्य करते थे। और तीसरा था अधिकारी वर्ग, जो गांव की शासन व्यवस्था को संभालते थे। गांवों में पंचायतें भी होती थी जो स्थानीय विवादों का निपटारा करने का कार्य करती थी। तो उस समय कृषि का पिछड़ापन, सिंचाई के सीमित साधन एवं वर्षा पर निर्भरता से कृषि उत्पादन अनिश्चित, मौसमी बेकारी का भय और अकालों की भीषण मार से ग्रामीण जीवन कष्टमय था। यातायात के जो साधन थे वो सीमित थे, पिछड़े साधन थे। गांव और शहरों में संपर्क साधनों का अभाव खटकता था और गांव और शहर और कस्बे चूँकि अलग थलग पड़ जाते थे तो वस्तुओं के भावों में भी काफ़ी अंतर रहता था। और गांवों में प्रमुख रूप से वस्तु विनिमय की प्रधानता थी। अतः भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी और कृषि उत्पादों का जो मूल्य था वह परंपरागत रिवाज या जो कस्टम होता था उस पर डिपेंड करता था। और भूमि व्यवस्था में धीरे धीरे मध्यस्थों का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो ये थी उस समय की गांवों की स्थिति। दूसरा हम लेते हैं शहर तथा कस्बों की संरचना एवं चरित्र। अब ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि ग्राम प्रधान थी, लेकिन धीरे धीरे कई कारणों से शहरों का भी विकास हुआ और कस्बों का भी विकास हुआ। कुछ स्थान तीर्थ स्थल और धार्मिक आस्थाओं के कारण शहरों में तब्दील हो गए, जिनमें कि हम हरिद्वार ले सकते हैं। हरिद्वार, गया, इलाहाबाद, बनारस, उज्जैन, पुरी, नासिक, अमृतसर आदि। इसी तरह से कुछ स्थान जो थे वो राज्य की राजधानी के रूप में जो है विकसित हो गए और शहरों की श्रेणी में आ गए, जिनमें हम दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, पूना आदि को ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ स्थान थे जो व्यापार और उद्योग के केंद्र के रूप में शहरों और कस्बों में तब्दील हो गए, जिनमें हम बेंगलोर, हुबली, ढाका आदि को ले सकते हैं। तो इन कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह कई व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों के कारण
गांवों की तुलना में काफ़ी उन्नत और संपन्न था। आवागमन और संचार के साधन यहाँ पर कंपैरेटिवली अच्छे थे। तीसरा बिंदु हम लेते हैं ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व उद्योग और हस्तकलाएं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु इसके बावजूद भारतीय दस्तकारों द्वारा निर्मित कई कलात्मक वस्तुएं जो थी वो विश्व विख्यात थी। इनमें संपूर्ण भारत में फैला वस्त्र उद्योग प्रमुख था। जिसमें हम ढाका के मलमल का विशेष उल्लेख कर सकते हैं। ढाका की मलमल, बंगाल के छपे वस्त्र, बनारस की साड़ियाँ, लखनऊ की छींट, अहमदाबाद के धोती दुपट्टा, नागपुर और मुर्शिदाबाद के रेशमी बॉर्डर कपड़ों की संपूर्ण विश्व बाज़ार में धाक थी। यानी कि इनकी सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पूरे विश्व के लोग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। जो हमारा जो निर्यात था वो काफ़ी अधिक था। भारत में के सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कश्मीर, अमृतसर और लुधियाना की कलात्मक शॉलें भी हमारी जो थी वो विश्व बाज़ार में काफ़ी लोकप्रिय थी और प्रसिद्ध थी। भारत में इसके अलावा कई हस्त निर्मित कलात्मक वस्तुएं जैसे कि संगमरमर की वस्तुएं, पत्थर पर खुदाई का कार्य, विभिन्न प्रकार के आभूषण, तांबा, पीतल, कांसे के बर्तन, धातुओं पर नक्काशी और इसी तरह से लकड़ी आदि पर जो काम किया जाता था खुदाई का, वह भी काफ़ी लोकप्रिय था। भारत के दस्तकारों द्वारा निर्मित अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुओं की खरीद बिक्री केवल देश तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशी स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी खरीद और फरोख्त की जाती थी। यानी कि इनका निर्यात किया जाता था। और कहा जाता है कि मिस्र की जो मम्मीज़ होती थी, इजिप्टियन जो मम्मीज़ होती थी, वो कहते हैं कि ढाका की मलमल में लपेटी जाती थी। और इंग्लैंड की महिलाएं जो थी वो भारत की छींट और छपे कपड़ों को पहनने में बड़ा गर्व और फ़ख्र महसूस करती थी। भारत से सूती और ऊनी वस्त्रों के साथ साथ हम देखते हैं कि मिर्च, मसाले, अफीम, नील, दालचीनी आदि वस्तुओं का भी यूरोपीय देशों का निर्यात किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो हस्तकलाएँ थी वो काफ़ी अच्छी थी और उनकी विश्व जो है हमारी जो कलात्मक वस्तुएं थी वो विश्व प्रसिद्ध थी। इसी तरह से 17वीं शताब्दी में भारत यूरोपीय देशों के मुकाबले औद्योगिक दृष्टि से भी संपन्न था और कई औद्योगिक केंद्रों में निर्मित कलात्मक वस्तुओं की विश्व बाजार में धाक थी। भारत के समुद्र तट पर विश्व के विभिन्न देशों के जो व्यापारी थे वो भारत का माल खरीदने के लिए आते थे और अपने साथ वो बहुमूल्य हीरे और जो है सोना चांदी भी लेके आते थे। और उसके बदले में हम देखते हैं कि वो भारत से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं, मिर्च, मसाले आदि लेके जाते थे। तो भारत का अगर हम व्यापार करें तो भारत का जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था, क्योंकि भारत से निर्यात काफ़ी ज़्यादा होते थे और आयात जो है वो काफ़ी कम होते थे। यही कारण था कि भारत का जो व्यापार शीर्ष था वह एक लंबे समय तक अनुकूल रहा, यानी कि किसी तरह का कोई इसमें जो है हानि या घाटा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से भारत का विदेशी व्यापार में प्रमुख स्थान था और भारत का निर्यात आदि के होने से व्यापार शेष जो है लगभग अनुकूल रहा था। अब देते हैं नेक्स्ट यातायात। यातायात के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत में यातायात की दृष्टि से जो साधन थे वो काफ़ी प्राचीन साधन थे और धीमी गति के साधन थे। सड़कों का जो हम देखते हैं कि नितांत अभाव ही था और
जो सड़कें कच्ची होती थी उन पर भी बैलगाड़ी और पशुओं से माल ढोने और जलमार्गों से जो है नावें चलती थी जलमार्गों में, उन्हीं से सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। सड़क मार्ग अगर काम में लिया जाता था तो रास्ते में जो लुटेरे डाकू आदि का भय रहता था, जिस कारण से लोग समूह में आते जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में नेचुरली जो आधुनिक तरह के साधन है वे वैसे उपलब्ध नहीं थे, तो काफ़ी जो है यात्रा में लंबा समय लगता था। इस तरह से ब्रिटिश प्रशासन काल से पूर्व भारत औद्योगिक दृष्टि से संपन्न, उन्नत व्यापार के लिए विश्व का प्रमुख केंद्र था, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था और कलात्मक वस्तुओं में विश्वविख्यात था। अब इस संबंध में हम सारी बातों का जो सार है एक कथन के रूप में बता सकते हैं, जिसमें जो कथन है औद्योगिक आयोग 1918 का जो ये कथन है वो हमारी स्थिति को हमें स्पष्ट रूप से बताता है। वह है कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की जन्मस्थली पश्चिमी यूरोप में जब जंगली जातियां निवास करती थी, तब भारत अपने शासकों के वैभव और अपने उच्च कला के धनी दस्तकारों के लिए प्रसिद्ध था। यही नहीं, यूरोपीय व्यापारिक साहसिक यात्रा के पूर्व भारत का औद्योगिक विकास यूरोपीय देशों के कई विकसित राष्ट्रों के मुकाबले अधिक था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोपीय राष्ट्र आज अपने विकास और अपनी आधुनिकता का दंभ भरते हैं, जब उनमें जंगली जातियां निवास करती थी तब भारत अपने वैभव के श्रेष्ठतम शिखर पर था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भारत है वह ब्रिटिश शासन काल से पूर्व औद्योगिक दृष्टि से संपन्न था, व्यापार की दृष्टि से उन्नत था, कलात्मक वस्तुएं यहाँ की मिर्च मसाले वो विश्व प्रसिद्ध थे, यहाँ के निर्यात काफ़ी अधिक थे, आयात कम थे, जिस कारण से इसके यहाँ व्यापार शेष जो है हमेशा अनुकूल रहता था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और यही कारण है कि भारत का जो यह अतीत है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू।